अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स होता क्या है। द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी इकाई होती है, जो इसको स्ट्रक्चर बनाता है और इसको फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कौन होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है अपना नर्व इंपल्सेस। ठीक है, अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये नर्व इंपल्सेस जो ट्रांसमिट होती हैं, इनका पाथवे क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो ऐसी नर्व इंपल्सेस को हम क्या कहते हैं, वो कंप्लीट हमने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक सेल होते हैं जिसे न्यूरोग्लिया सेल्स कहते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू हैं जो प्ले वाइटल रोल, अहम किरदार अदा करते हैं इन स्पोर्ट। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें और प्रोटेक्शन देते हैं किसके जरिए? अपनी माइलिन शीथ के जरिए। किसको? न्यूरॉन्स को। ठीक है, ये इसमें सेल्स होते हैं जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे और प्रोटेक्शन देंगे। अब हम अगर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आता है उसमें सबसे ऊपरी हिस्से में सेल बॉडी मौजूद होती है। तो ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये मैंने सेल बॉडी को मेंशन भी किया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी या सोमा। अब सेल बॉडी में क्या होता है? सेल बॉडी में साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती हैं, ये जैसा कि ये बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और अंदर की तरफ से साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके अंदर एक सेल्स मौजूद होता है जिसमें ये सारी ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, जिसे हम कहते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब होता क्या, हमने कहा था कि ये ट्रांसमिट करेगा किसको? नर्व इंपल्सेस को। अब नर्व इंपल्सेस बाहर से आती हैं, ये डेंड्राइट्स इन्हें क्या करते हैं? अंदर कंडक्ट करते हैं, गुजारते हैं, जो सेल बॉडी के अंदर आ जाती हैं। अब सेल बॉडी के आने के बाद क्या होता है कि सेल बॉडी में ये मौजूद होती हैं और उसके बाद इसका जो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है सेल बॉडी के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये वाले जो ब्लैक कलर के ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम शैमन सेल्स कहते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बयान किया, शैमन सेल्स और माइलिन शीथ। ठीक है, इन दोनों का बड़ा अहम किरदार है। क्या किरदार है कि ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, शैमन सेल्स आ रहे हैं और इनके ऊपर ये जो रेड कलर की फैट लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ये इंसुलेटर होती है, ये चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। अब नर्व इंपल्सेस यहां से तो यहां अंदर आ गई, सेल बॉडी के अंदर आ गई, लेकिन उन्होंने यहां से आगे गुजरना होता है, लेकिन माइलिन शीथ होने की वजह से ये एक्सॉन के अंदर से नहीं गुजर सकती, इसलिए वो उसके नोड टू नोड क्या करती हैं? जंप करती हैं। ये इसका किनारा क्या होता है? नुकरे को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। एक सेल के नोड से दूसरे सेल के नोड पर जंप करेंगी, दूसरे के नोड से तीसरे और तीसरे से चौथे सेल्स के नोड पे, ऐसे ही जंप करती रहेंगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर से नहीं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें फैट्स लेयर मौजूद होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये इस चीज को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। अब ऐसी मूवमेंट जिसमें ये क्या नर्व इंपल्सेस नोड टू नोड जंप करेंगी, ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। पढ़े, जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्सेस फ्रॉम नोड टू नोड। के जंपिंग मूवमेंट होगी नर्व इंपल्सेस की फ्रॉम नोड टू नोड। ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड पे ये जो जंपिंग मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट कह रहे होते हैं। अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 120 मीटर पर सेकंड इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है और अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करें तो 100 मीटर पर सेकंड इसकी नॉर्मल स्पीड की होती है। ठीक है, ये स्पीड बेसिकली इसकी लेंथ पे डिपेंड करती है कि एक्सॉन की लेंथ कितनी है, उसी हिसाब से इसकी स्पीड होती है। बड़ी, तो ये हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने डेंड्राइट्स को भी देखा, हमने सेल बॉडी को भी देखा, हमने एक्सॉन को भी देखा, नोड को भी देखा, माइलिन शीथ को भी देखा और शैमन सेल्स को भी देखा। अब इन सब को हम आगे बड़ी डिटेल के साथ दोबारा डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी डेंड्राइट्स के बारे में कि डेंड्राइट्स क्या होता है? स्पाइनी लुक होती है जो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा नर्व इंपल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये देखें, ये हमारे पास सेल बॉडी है पड़ी, ये उसके डेंड्राइट्स हैं पड़े, ये अब क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है, गुजार रहा है नर्व इंपल्सेस को किसके अंदर? सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके पास ये सिंगल फाइबर होगा तो इसको डेंड्रॉन कहेंगे और अगर मल्टीपल फाइबर्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। ठीक है, कि अगर सिंगल फाइबर होगा तो उसे डेंड्रोन्स कहेंगे और अगर क्या होंगे? मल्टीपल फाइबर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। ये जो डेंड्राइट्स है बेसिकली क्या है? बड़ा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ सोमा है कि जो सेल बॉडी है उसका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के नतीजे में क्या बनता है? डेंड्राइट्स बनता है बड़ा। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास है बड़ा सेल बॉडी।
सेल बॉडी क्या है? बायोसिंथेटिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स है, जो क्या करेगा? न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स कंटेन ऑर्गेनेली, कि ये बायोसिंथेटिक पार्ट भी है और न्यूट्रिशनल पार्ट भी है किसका? न्यूरॉन्स का। तो ये आप देखें, ये हमारे पास सेल बॉडी है पड़ी, ये सारा जो है एरिया, ये क्या है? सेल बॉडी है। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, ये देखें यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये नेसल ग्रैन्यूल्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली? ये इसको न्यूट्रिशनल पार्ट भी है और बायोसिंथेटिक पार्ट भी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेल बॉडी, या फिर हम क्या कहते हैं? सोमा कहते हैं पड़े। उसके बाद जी हम डिस्कस कर रहे हैं नेसल ग्रैन्यूल्स के बारे में। अब नेसल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्गी अपरेटस, के जो राइबोसोम्स होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी अपरेटस के साथ क्या होंगे? लिंक करेंगे और क्या बनाएंगे? क्लस्टर फॉर्म बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रैन्यूल्स, जिसको हम कह रहे हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। ये देखें, यहाँ पे हमने देखा कि सेल बॉडी के अंदर ये नेसल्स ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी अपरेटस के साथ क्या है पड़े? एसोसिएटेड हैं और क्या बना रहे हैं? नेसल ग्रैन्यूल्स। और इसकी लोकेशन क्या है? कि ये सेल बॉडी के अंदर होते हैं, ना कि ये कहाँ पे होंगे? एक्सोन पे, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? सेल बॉडी के अंदर होते हैं पड़े। दे कैन रीजनरेट देयर डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, वो क्या करते हैं कि रीजनरेट कर सकते हैं डेंड्राइट्स और एक्सोन को। दे कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब कि ये मैच्योरेशन के बाद फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है पड़ा? एक्सोन है पड़ा। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी। अब हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के जरिए में दो बनेंगे, एक डेंड्राइट्स बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? एक्सोन बनेगा। ये जो सेल बॉडी से नीचे है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सोन कह रहे हैं। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी है पड़ा। अब इसके ऊपर आप देखें, ये जो सेल खड़े हैं पड़े, इसको हम कहते हैं शेमन सेल्स कहते हैं। It contain microtubules, microfilament, mitochondria. Their cells are Schwann cells। कि ये क्या करेंगे कि इनके जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेमन सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स के ऊपर एक फैटी लेयर्स होती है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? माइलन शीथ। ये माइलन शीथ क्या होती है? बेसिकली ये इंसुलेटर होती है, जो नर्व इम्पल्सिस को यहाँ से गुजरने नहीं देती, ठीक है। तो अब नर्व इम्पल्सिस यहाँ से नहीं गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी? सवाल ये पैदा होता है। माइलन शीथ अगर नर्व इम्पल्सिस को सेल बॉडी से आगे यहाँ से नहीं गुजरने देती है एक्सोन से, तो फिर ये कैसे जाते हैं? ये नोड टू नोड जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें सेल में जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? यहां से नर्व इंपल्सिस नोड टू नोड जंप करेंगी और ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट। तो ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस कर लिया, न्यूरॉन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा इसके स्ट्रक्चर को। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं, काइंडली आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।